टैक्स फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरह की अमाउंट होती है जिसको फार्मूले के साथ कैलकुलेट किया जाता है। फार्मूले को अगर हम गौर करें तो हमारे पास फार्मूला जो है वो A डिवाइडेड बाय 100 प्लस A है। तो जो A है बेसिकली रेट ऑफ टैक्स है जो भी सेल्स टैक्स के ऊपर अप्लाई होगा, और ये वो रेट है जो कि हमारे सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किए गए हुए हैं, और ये रेट जो है वो रिवाइज भी किए जाते हैं हर साल और देखा भी जाता है इनको। देन वी हैव टैक्स फ्रॉड। टैक्स फ्रॉड बेसिकली अगर आप देखें, फ्रॉड और मिस्टेक के अंदर एक फ़र्क समझना ज़रूरी है कि मिस्टेक जानबूझ के नहीं की जाती, मिस्टेक हो जाती है, नोइंग किसी को अनजाने के अंदर जो है वो भूल चूक हो सकती है। लेकिन फ्रॉड ऐसी चीज़ है जो कि प्लांटेड होता है, जो कि प्री प्लान किया जाता है, यानी कि इस तरह की एक्टिविटी है जिसमें नोइंगली जानते बूझते हुए आप जो है वो डिसऑनेस्टी करते हैं, फ्रॉडलेंटली जो है ना वो लॉफुल एक्सक्यूजेस बनाते हैं। तो जी फ्रॉड जो है वो किया भी जा सकता है और उसकी कोई ना कोई वजूहत भी बनाई जा सकती हैं। अगर आप जो हैं भूल जाते हैं सेल्स टैक्स के अंदर टैक्स इंक्लूड करना, या आप टैक्सेबल सप्लाईज जो होती हैं उनको ऐसे ही बिना टैक्स के लिए जो है उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो फिर आप जो हैं वो गलत काम कर रहे होते हैं और फिर टैक्स ये फ्रॉड कंसीडर किया जाता है। देन वी हैव टैक्सेबल गुड्स। तो जी टैक्सेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं, इट मीन्स ऑल गुड्स अदर देन दोज विच हैव एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 13, यानी कि सेक्शन 13 के अलावा जितनी भी गुड्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो टैक्सेबल होती हैं। देन वी हैव टैक्स इनवॉइस। इट मीन्स अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 23। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है सेक्शन 23 के अंडर। बेसिकली इसके अंदर सारे जो है वो नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन, सप्लाईज के और जो है डेट ऑफ इशुएंस वगैरह, जितनी आपकी टैक्स की एक्सक्लूसिव वैल्यू बन रही होती है, इसकी अमाउंट कितनी होती है सेल्स टैक्स की, और इंक्लूसिव अगर हम टैक्स शामिल करें तो वो कैसी बन रही होती है। अगर आप याद रखें तो आप जब भी कोई अच्छी जगह से आप चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हो और वो आपको साथ में इनवॉइस ज़रूर देते हैं जिसके ऊपर सारी आपकी टैक्स की कैलकुलेशन और सब कुछ जो है वो मेंशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं टैक्सेबल सप्लाई की। टैक्सेबल सप्लाई बेसिकली इस तरह की सप्लाईज हैं, इस तरह की गुड्स हैं जो कि इम्पोर्टर बाहर से इंपोर्ट कर सकता है, मैन्युफैक्चर प्रिपेयर कर सकता है, होलसेलर या रिटेलर जो है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चैनल अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो उसके अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जो है वो 0% उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हैं। याद रखिए कि ये एग्जेम्प्टेड गुड्स से अलग हैं। सप्लाईज जो हैं वो सेक्शन 13 के अंदर डिफाइन जो की गई हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स वो बिल्कुल भी नहीं है। देन वी हैव टैक्स सप्लाई। ये वो सप्लाईज हैं जो कि ओमिटेड हैं। देन वी हैव टैक्स पीरियड। के टैक्स का पीरियड क्या होता है? तो जी अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और सच आइदर पीरियड एज अ फेडरल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। यानी कि टैक्स पीरियड वो हो सकता है कि जो आपकी सबमिशन, आपकी इनवॉइस जमा करवाने का, आपकी रिटर्न जमा करवाने का टाइम जो भी होता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वो नॉर्मली 1 मंथ होता है, तो उसी को टैक्स पीरियड कहते हैं। नाउ वी हैव टायर 1 रिटेलर्स। ये इस तरह के रिटेलर्स होते हैं जो कि अपना यूनिट खोलें नेशनली या फिर इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स जो हैं वो खोलें। लाइक आपको पता है कि आजकल एक बहुत ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो ट्रेंड बन चुका हुआ है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स, मुख्तलिफ चेन स्टोर्स जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अपना जो है वो काम करते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं कारफोर की, तो कारफोर इज़ क्वाइट अ UAE बेस्ड हाइपर मार्केट जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है पहले वो उन्होंने किसी को अपना सेल आउट किया था, नाउ दे ओन बैक देयर नेम, और वो अपने नाम से ही जो है वो स्टोर्स चला रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर। तो इसी तरह और बहुत सारे नाम अवेलेबल हैं। टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली जो है वो डिपेंड कर रहा होता है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले है जी हमारे पास सप्लाई ऑफ गुड्स के टाइम ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है कि आपने अगर आपने अपनी रिसीट जो है, पेमेंट जो है उन सप्लाईज की ले ली और आपने उनको सप्लाई जो है वो प्रोवाइड किए हैं, तो दोनों में से भी जो भी आपको पहले मिल गई है या पेमेंट आ गई या आपने सप्लाईज दे दी हैं तो वो ही उसका टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। देन वी हैव सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। आपने एग्रीमेंट कर लिया किसी के साथ सप्लाई करने का चीज़ें, और जब आप एग्रीमेंट करेंगे तो उसके बाद से आपकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई की स्टार्ट होती है। रेंडिंग सर्विस, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं देन आपका फिर जो है वो या करने वाले हैं तो उसके बाद आपका टाइम ऑफ सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। और रिसीट ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये वो पेमेंट है जो कि सप्लाई के बदले में आपके किसी टैक्स पीरियड के अंदर जो है वो रिसीव हुई होती है, जबकि इस का अगर कोई भी पार्ट जो है वो अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई का है, अगर आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई
आप प्रोवाइड किए हैं तो फिर टैक्स पीरियड ड्यूरिंग के अंदर जो है वो आपकी सप्लाई से विड्रॉ हो जाएगा, आप उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे। देन वी हैव ट्रस्ट। ट्रस्ट बेसिकली जो है वो कोई भी ऑनरशिप हो सकती है किसी प्रॉपर्टी की, या कोई जो है वो कॉन्फिडेंस हो सकता है। ये बेसिकली एक पेपर होता है या कह लें कि जो कि अटैच किया जाता है, जो कि आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है यूनिट ट्रस्ट के अंदर, जो कि डिक्लेयरशिप होती है कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं या आप किन यूनिट ट्रस्ट को होल्ड कर रहे हैं। यूनिट ट्रस्ट बेसिकली जो है ये हम देख लेते हैं। इट मीन्स एनी ट्रस्ट अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट सच एज द एंटाइटलमेंट्स ऑफ द बेनिफिशियरीज टू इनकम और कैपिटल आर डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड। बेसिकली जितने भी मुस्तफीद होने वाले लोग हैं, फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं इस यूनिट ट्रस्ट से, उन सब के नाम इसमें होते हैं और बताया जाता है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। देन वी हैव वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटर्मिन की जाती है, कैलकुलेट की जाती है मुख्तलिफ चीज़ों पे। सबसे पहले आता है कि जी सप्लाई इज़ इन मनी, कि आपकी सप्लाई जो है वो मनी की अंदर जो है वो होनी चाहिए। सप्लाई ऑफ मनी के अंदर जो है वो तमाम की तमाम फेडरल प्रोविंशियल ड्यूटीज़ जो हैं वो शामिल हो जिसमें उन्होंने टैक्स पे किया हो सप्लायर से, और ताकि जो है ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए और फर्दर आगे इसके ऊपर टैक्स जो है इम्पोज किया जा सके। रिमेंबर कि ये जो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे उसमें टैक्स एक्सक्लूड होगा, यानी कि टैक्स शामिल नहीं होगा। देन वी हैव जी सप्लाईज पार्शली और फुली इन काइंड। सप्लाई जो है आपने किसी भी किस्म की जो है वो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया और आपको पैसे इन रिटर्न नहीं मिले हैं, तो हो सकता है कि आपको पेमेंट जो है वो लेटर ऑन मिले, तो फिर आप कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप अपनी मार्केट प्राइस के हिसाब से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सप्लाई ऑफ एसोसिएशन, सप्लाई बिटवीन एसोसिएटेड पर्सन एक्चुअली, कि अगर आपने एसोसिएटेड पर्सन जो हैं उनको आपने प्रोवाइड की है, कंसिडरेशन कोई दी है, आपने उनको कोई भी किसी किस्म के सप्लाई कोई गुड्स प्रोवाइड कर दी हैं, तो फिर आप अपनी जो है वो अपनी गुड्स की अपनी सप्लाई की प्राइजेस जो हैं वो मार्केट वैल्यू के बेस के ऊपर निकालेंगे और आप इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे जितनी भी आपकी टैक्स की अमाउंट होगी। देन वी हैव सप्लाई ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, कि अगर आपने टैक्सेबल सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की हुई हैं किसी जनरल पब्लिक को या नॉर्मल लोगों को, तो आप जो हैं उनमें और जो आप सप्लाई की प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो बैंक का इंटरेस्ट भी, मार्कअप वगैरह सरचार्ज हो सकता है, या आपने उनको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो सारी अमाउंट उसमें शामिल है, और वो क्या होगा कि वो अमाउंट आपकी हायर द मार्केट प्राइस हो जाएगी, मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि आप उसमें मार्केट प्राइस के सप्लाई के अंदर जो है लेकिन आप टैक्स शामिल नहीं करेंगे। आप वो मार्केट सप्लाई की प्राइस ज़रूर चार्ज करेंगे लेकिन उसके अंदर जो है वो टैक्स शामिल नहीं करेंगे। सप्लाई ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट पहले ही दे दी हुई है, अलाउ की हुई है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप अपनी सप्लाईज के ऊपर जो है वो डिस्काउंटेड करेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो है वो उनको देंगे और फिर उसी को ऊपर जो है वो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर जो है वो इसी तरह से ही किया जाता है। सप्लाई फॉर नेचर ट्रांजेक्शन, और जो है ये सप्लाई बेसिकली इस तरह की होती हैं जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते क्लियर कट कि इनकी मार्केट प्राइस क्या है, या कुछ इस तरह की रेयर चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर आप उनका जो है वो ओपन मार्केट प्राइस के ऊपर आप उनकी प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं उन सप्लाईज़ की, उनका जजमेंट कर लेते हैं कि उनकी वैल्यू क्या हो सकती है। सप्लाई फॉर इम्पोर्टेड गुड्स, जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं आपको लगता होगा कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, बेसिकली उसके अंदर जो हैं वो तमाम की तमाम जो है वो शामिल हो जाती हैं, आपकी कस्टम ड्यूटी शामिल हो जाती है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं और एक एवरेज गाड़ी जो कि बाहर बहुत जापान के अंदर बाकी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर सस्ती होती है, पाकिस्तान में आते आते इसलिए महंगी हो जाती है कि हमारे यहाँ पे ड्यूटी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की गई हुई है, जिसकी वजह से जो है वो महंगी हो जाती हैं। और जो सेक्शन 25 है बेसिकली वो डिफ़ाइन करता है कि कितनी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो ड्यूटी इंपोर्ट करनी है, और फिर उसके बाद एक उसकी प्राइस सामने आती है और फिर उसके ऊपर जो है वो टैक्स इम्पोज किया जाता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट करेक्टली डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस, कुछ इस तरह की प्राइजेस होती हैं जो कि मतलब एम्बिग्विटी सी होती हैं, उनको डिक्लेयर नहीं किया जाता इनवॉइस के ऊपर सही तरह उनकी प्राइजेस, तो फिर आप उनको कैसे जो है वो जज करते हैं कि आप फिर वैल्यूएशन कमेटी जो है वो उसको सप्लाई की वैल्यू को जज कर लेती है कि कितनी है। सप्लाई ऑफ फॉर प्रोसेसिंग गुड्स, आपने इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जो कि रॉ मटेरियल था जो कि आगे फर्दर प्रोसेस होना है, तो जो भी वो मार्केट में जाएगी तो फिर उसके ऊपर सप्लाई के ऊपर जो है वो सेल्स जो है वो टैक्स इम्पोज हो जाएगा।
देन वी हैव सप्लाई फॉर रिटेल टैक्स। इन केस ऑफ अगर आप रिटेल टैक्स जो हैं वो कर रहे हैं तो आपकी सप्लाई मीन्स द प्राइस जितनी भी आपकी टैक्सेबल गुड्स की होंगी और रिटेल टैक्स निकाल के तो आप उनको जो है जब टैक्सेबल सप्लाई आप प्रोवाइड करेंगे उनको तो उसके ऊपर जो है वो प्राइस चार्ज की जाएगी और ये प्राइस जो है वो इनके ऑफिशियल गजट के मुताबिक टैक्स के जो है वो आती हैं और उसी के मुताबिक चार्ज की जाएगी। देन वी हैव 46A सेक्शन विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर बेसिकली क्या आपने कभी जो है वो देखा है मैच के अंदर रेफरी होता है जिसका काम होता है जब कोई प्रॉब्लम होती है सिटी बजाता है और सबकी अटेंशन ले लेता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है। तो जी विसल ब्लोअर भी ये काम करते हैं। विसल ब्लोअर क्या करते हैं कि इस तरह का बंदा होता है कि जिसका रिपोर्ट करना काम होता है अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को कि सेल्स टैक्स के अंदर कौन सा फ्रॉड हो गया है, कौन सा मिसकंडक्ट हो गया है या कौन से इस तरह के उनको प्रूफ वगैरह मिले, तो विसल ब्लोअर उस इंसान को कहा जाता है सेल्स टैक्स की लैंग्वेज के अंदर। 47 सेक्शन होलसेलर। होलसेलर बेसिकली ऐसा डीलर होता है जो कि जी रेगुलरली बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व होता है, जो कि गुड्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, या वो साहब जो हैं वो सप्लाई कर रहे होते हैं टैक्सेबल गुड्स कुछ इस तरह के बंदे को कि जो जिसका इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंडर जो है वो 2001 के अंडर जो है वो डिडक्ट होता है। देन वी हैव जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की सप्लाईज गुड्स हैं जिनको टैक्स एक्ट 1990 के अंदर जो है सेक्शन 4 में जो है वो जीरो रेटेड कर गया हुआ है। वो कौन कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ही सबसे पहले आपकी एक्सपोर्ट हो सकती है कि अगर आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की है वो हो सकती है और वो उस एक्सपोर्ट के अंदर भी एक लिस्ट है जो कि आपको 5th स्केड्यूल में मिल जाएगी। उसके अलावा आपकी कुछ सप्लाईज हो सकती हैं जो आपने प्रोवाइड आउटसाइड पाकिस्तान भेजी हैं या जो ऑफिशियल गजट आता है फेडरल गवर्नमेंट का उसके अंदर लिस्ट हो सकती है कि ये चीज़ें जो हैं वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई हैं। और इसके अलावा कोई भी इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं जो कि FPR ने जो है वो अगर उनको लिस्ट बनाई हुई है या अगर कोई उनके साथ रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो। लेकिन ज़ीरो रेटेड पर्सन के अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी कि आपने अपने ही चावल पाकिस्तान से बाहर भेजे और फिर आपने री इम्पोर्ट कर लिया उनको पाकिस्तान के अंदर, तो वो फिर ज़ीरो रेटेड प्रोडक्ट्स नहीं होंगी कि एक्सपोर्ट करते वक्त आपने ज़ीरो रेट कर लिया और जब आपने इंपोर्ट की तो आपने ड्यूटीज़ ऊपर लगवा ली। लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स को ज़ीरो रेटेड नहीं कहेंगे, उनको जो है वो टैक्सेबल होंगी। या इस तरह की चीज़ें जिनको जो है वो एक्सपोर्ट के लिए लिखा ही नहीं गया हुआ कि ये चीज़ें एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप उन पे जो है अगर चाहें ज़ीरो रेटेड टैक्स नहीं मिलेगा। या इस तरह की गुड्स जो कि आपने किसी स्पेसिफिक कंट्री को भेजी हैं जो कि FPR के फेडरल गवर्नमेंट के गजट के अंदर लिखे हुए हैं तो फिर भी नहीं होगा। नाउ वी हैव अ लुक ऑन द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्टेड एंड ज़ीरो रेटेड सप्लाई। तो जी सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन पे नज़र मारते हैं कि ये है क्या बेसिकली। अगर आप देखें तो ज़ीरो रेटेड सप्लाई इस तरह की होती हैं जिन पर टैक्स लगता है लेकिन ज़ीरो रेट के हिसाब से लगता है, 0% के हिसाब से। जबकि जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है ना उन पर तो टैक्स होता ही नहीं है, मतलब वो टैक्स के लिए सोचना भी उसके लिए ममनू है। देन वी हैव गुड्स कवर्ड। कौन सी गुड्स आती हैं जी ज़ीरो रेटेड सप्लाई के अंदर? वो तमाम गुड्स जो कि एक्सपोर्टेड के लिए FPR ने लिखी हुई हैं 5th स्केड्यूल के अंदर, वो तमाम की तमाम जो हैं वो एलिजिबल हैं ज़ीरो रेटेड सप्लाई कहलाने के लिए। जबकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई वो तमाम सप्लाई हैं जो कि FPR के 6th स्केड्यूल के अंदर जो है वो मेंशन की गई हुई हैं। इनवॉइस रिक्वायरमेंट, जब अगर आपने कोई क्लेम करना है कि आपने ज़ीरो रेटेड जो है वो सप्लाई प्रोवाइड की हैं तो आपको उसके लिए इनवॉइस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए सेल्स टैक्स इनवॉइस होना ज़रूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन, जो भी बंदा जो है वो चाहता है कि उसे ज़ीरो रेटेड टैक्स मिले तो उसको रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, जबकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाले के लिए रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी नहीं है। देन वी हैव इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स जो है वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई के लिए रिफंडेबल है कि आपने अगर पहले टैक्स पे कर दिया है और वो आपको फिर रिफ़ंड हो जाएगा। ज़ीरो रेटेड केस में ऐसा होता है कि अगर आपने वो सप्लाई प्रोवाइड किए हैं जिनके ऊपर टैक्स एक जो है वो ज़ीरो था लेकिन आपने टैक्स पे कर दिया तो वो टैक्स आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयज़ जो है एग्जेम्प्टेड सप्लाई के केस के अंदर जो है वो इनपुट टैक्स पे ही नहीं किया जाता, ये एडमिसिबल होता है और ना ही ये एडजस्ट किया जाता है और ना ही ये रिफ़ंड किया जाता है क्योंकि लिया ही नहीं जाता और प्रेस्क्राइब लिस्ट है जिसको फॉलो किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डेफिनेशंस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।